जैसे अंटार्कटिका में आपको पता, अभी रिसेंटली अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज और ये चीजें अंडरस्टैंड करते हो, तो ये अंटार्कटिका इज एक्चुअली द सेवंथ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये तो पता है ना आप लोगों को? यस सर। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लेटली यहाँ पर काफी जो है ना आइस मेल्ट वगैरह हुई हैं, और काफी न्यू आइलैंड्स और न्यू लैंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड, सो अनकवर्ड आई वुड से, नॉट डिस्कवर्ड। तो ये आइस एज वाला जो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, ये एग्जैक्टली इसलिए है कि हो सकता है कि आपकी सॉइल पर काफी अरसे तक बर्फ पड़ी रही हो, जैसे अंटार्कटिका में द केसेस। सो अगर ये ऐसा हो जाता है तो वन डे दैट आइस माइट बी रिमूविंग। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन इट विल बी फर्दर क्लैरिफाइड व्हाट आई वांट टू से। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, आई कैन सी। ओके, दैट्स गुड। So if you just see कि पहले क्ले लेयर थी, उसके ऊपर कुछ और लेयर्स थी एडिशनल, 2 4 5, और तकरीबन कोई 18,000 ईयर्स तक उस पर बर्फ पड़ी रही, और फिर उसके बाद बर्फ जो है वो पिघल गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब जब वो पिघल गई तो उसके बाद आपने एक और नई कंस्ट्रक्शन कर दी, या कोई नई डेपोजिशंस होने लग गई उसके ऊपर। तो ये जो नई डेपोजिशंस हैं, ये अगर आइस के साथ इनको कंपेयर किया जाए, तो आइस जैसा कि साइज भी नजर आ रहा है आपको, ये आइस वाज ह्यूज, ह्यूज इन वेट एंड वॉल्यूम एंड एवरीथिंग। तो इसका वजन बहुत ज्यादा था, इसकी जो लोड था दैट वाज अप्लाइड ऑन द क्ले लेयर वाज मच हायर, देन इट वाज रिमूव्ड, एंड देन वी हैड सम न्यू कंस्ट्रक्शंस और न्यू डेपोजिशंस एज ऑफ टुडे। तो ये जो न्यू डेपोजिशंस हैं, ये जो बर्फ का लोड था उससे कई गुना कम है इसका वजन। यानी अगर हम बर्फ के जो सॉइल वाज एक्सपीरियंसिंग द लोड फ्रॉम द आइस और से सिग्मा डैश पी प्री कंसोलिडेशन प्रेशर हम उसे मान लेते हैं। तो जो आज कंस्ट्रक्शन आपने की है, बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन आपकी कम है आइस के लोड से, जो आइस का लोड सॉइल बेयर कर चुकी है। तो यू आर एक्चुअली विद इन दिस रेंज। सो इट्स एन ओवर कंसोलिडेटेड कंडीशन। ओवर कंसोलिडेटेड मींस, ये जरा फॉर्म ऑफ वर्ब पर गौर करें, कंसोलिडेटेड हो चुकी है, ओवर कंसोलिडेट हो चुकी है, उसके ऊपर आप लोड रिमूव करके अगर इस सिग्मा डैश पी से पीछे पीछे के मैग्नीट्यूड का कोई भी लोड अप्लाई करते हैं, then your recompression index will come into play. You know what I mean? यस सर। ये जो सिग्मा पी है, ये जब आइस हटी है उसके बाद का, ये जो उसके बाद ये अगले वाली कर्व है, ये उसके बाद है। सिग्मा डैश पी जो है ना, वो पॉइंट है जहां तक का लोड सॉइल कभी अपनी हिस्ट्री में एक्सपीरियंस कर चुकी होती है, मैक्सिमम लोड। हम उसका नाम रखते हैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, कि इससे पहले जो कंसोलिडेशन हो चुकी है वो इतने लोड के अंदर हो चुकी है कंसोलिडेशन, सिग्मा डैश पी। तो इस जो करंट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपकी जो आइस है वो बेसिकली उसका जितना भी लोड बनता था, 1000 किलो पास्कल, 10,000 किलो पास्कल, 1 लाख किलो पास्कल, कुछ भी लोड बनता था, वो एग्जैक्टली वो लोड हम उसका नाम रख रहे हैं सिग्मा डैश पी। और जब आप इसको रिमूव कर देते हैं, अब सॉइल रिलैक्स हो गई है, सॉइल के ऊपर अब कम, बहुत कम है लोड। लेकिन रिमूव करने के बाद अगर आप नया लोड अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ नजर भी आ रहा है ये ब्राउन कलर की जो लेयर है, सो वो लोड उससे कहीं गुना कम है। तो यू माइट बी समवेयर हियर विद इन दिस कर्व। ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है बिफोर द सिग्मा डैश पी पॉइंट, इस पोर्शन के अंदर आप बेसिकली लोड अप्लाई कर रहे हैं। आपके लोड का मैग्नीट्यूड हो सकता है ये हो सकता है यहाँ कहीं फॉल करता हो। तो ये जो बिहेवियर है सॉइल का, ये तो सॉइल ऑलरेडी डेफॉर्मेशन इससे ज्यादा लोड के अंदर एक्सपीरियंस कर चुकी है। सो व्हेन यू अप्लाई लोड ओवर हियर विद इन दिस रेंज, then you will be using CR, which is generally 10 times smaller than CC. और ये नजर भी आ रहा होगा आपको कि CC ज्यादा स्टीप है, यानी ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है CC की, और CR जो है वो मच लेस स्टीपर और माइल्ड। कंसोलिडेशन हम जियोटेक 1 में ना काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आई मीन आई एम सरप्राइज्ड कि आप अभी तक कंफ्यूज हैं इस पर।
ये क्लियर हुई है आपको बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? यस सर, क्लियर हो चुकी। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? सिग्मा डैश पी के बारे में था आपका क्वेश्चन? यस सर, ये इसके बारे में था, वो सिग्मा डैश पी के बारे में आपने बता दिया था। सिग्मा डैश पी बस एक नाम है कि जितना सॉइल ने मैक्सिमम लोड एक्सपीरियंस किया होता है अपनी हिस्ट्री में, जो कि बेसिकली जब आप कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं तो ये जो किंक नजर आ रहा है जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है, ये जो जिसको मैं जहां पर कर्सर को मैं रोटेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सिग्मा डैश पी, प्री कंसोलिडेशन पॉइंट कहते हैं इसे। इसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होती है ना प्रेशर की, देखिए एक्स एक्सिस पे प्रेशर है बेसिकली, ये स्ट्रेस क्या है, हम उसका नाम रखते हैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, उसको रिप्रेजेंट सिग्मा डैश पी से करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये जो टाइमोशेंको एंड गोडियर मेथड है, इसकी अजम्पशन जो है, इनको जरा थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन अगर कर दें तो। जी ओके। फर्स्ट अजम्पशन, ये बेसिकली अजम्पशंस जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से बहुत से जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उस सेंस में है कि जब आपने कोई कंप्यूटर एडेड एनालिसिस करना है। पर सिंगल पॉइंट एनालिसिस जो कि हम जनरली जब हम सेटलमेंट निकाल रहे होते हैं तो हम बहुत लिमिटेड सा एनालिसिस कर रहे होते हैं। जब आपने कंप्यूटर एडेड एनालिसिस करना है तब आपके लिए इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें आपने पैरामीटर्स यूज करने होते हैं, आपने बिहेवियर को जनरली इंटीग्रेट करके देखना होता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू फ्लेक्सिबल बेसिस ऑन हाफ स्पेस। तो ये हाफ स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिकली आप डाटा और टाइम ऑफ न्यूमेरिकल सिमुलेशन रिड्यूस करने के लिए आइसोमेट्रिक कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं कि सॉइल हर तरफ से होमोजीनियस भी है और उसका बिहेवियर रिस्पांस जो है वो हर तरफ से सेम है, वर्टिकल लोड हो, हॉरिजॉन्टल लोड हो या टुवर्ड्स द प्लेन लोड हो, किसी भी किस्म का लोड हो। और फ्लेक्सिबल बेसिस बेसिकली ऐसी बेसिस हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती हैं, दे डिफॉर्म अंडर लोड, और अगर वो इलास्टिक रेंज में हो तो वो डेफॉर्मेशन दैट कैन बी रिकवर्ड एज वेल। आपने फ्लेक्सिबल पेवमेंट पढ़ी होंगी चौथे सेमेस्टर पे, अगर आपको याद हो तो। फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो है वो जनरली एक लेयर से दूसरी लेयर डिफॉर्म होती है और तीसरी लेयर डिफॉर्म होती है, सो हर कोई अपनी स्टिफनेस के हिसाब से डिफॉर्म होता है, उसको फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहा जाता है। The half space may either be cohesionless materials of any water content or unsaturated cohesive soils. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि cohesionless materials के लिए बेसिकली आपने कंसिडर करना है at any water content that may be saturated, that may not be saturated, but this is only applicable to cohesive soils when they are unsaturated in nature. तो ये saturated soils के लिए नहीं है, cohesive soils के लिए। और तीसरा, the soils may either be inorganic or organic. However, if organic, the amount of organic material should be small because of both ES and μS are markedly affected by high organic content. तो ये जो आपके पास ES और μS की वैल्यूज हैं, अगर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, क्लासिफाई सॉइल को करेंगे और वो O टाइप की क्लासिफिकेशन आती है अगर, तो इन दैट केस you may reconsider using this method, which is actually not for organic soils, natural soils के लिए जिसमें थोड़ा बहुत organic material हो सकता है। In practice, most foundations are flexible. Even very thick ones deflect when loaded by the superstructure. तो एक rigid foundation का मतलब ये होता है कि वो डिफॉर्म नहीं करेगी, वो बल्कि पेनिट्रेट करेगी अगर आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स होती हैं, as I said earlier, कि when you apply load they will deform according to their stiffnesses. So once the load is removed, if you are in the elastic range, they will be recovered, the deformations, or if you are not in the elastic range, then it may not recover. Or lastly, if the base is rigid, in that case the settlement will be uniform and the settlement factor IS will be about 7% less than computed by equations.
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो IS आपका फैक्टर है बेसिकली वो तकरीबन जो आप कंप्यूट करते हैं टेबल्स वगैरह से निकालते हैं या जैसे भी, तो वो आपका 7% लेस आता है कंपेयर टू व्हेन यू एक्चुअली गो इन द फील्ड एंड यू कंप्यूट इट यूजिंग द इक्वेशंस एंड द गिवन पैरामीटर्स। सो उस केस में आपने ये करना है कि 7% रिडक्शन जरूर अप्लाई करनी है। इज इट क्लियर? और लास्टली सेटलमेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड फ्लेक्सिबल। सर इसमें ये जो हाफ स्पेस है ये हम जिस जगह पे सेंटर लाइन से आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी फाउंडेशन के नीचे। अगर कहीं मुझे स्पेस नजर आती है यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ये अगर आपके पास एक्सेल सरफेस लेवल है, यू आर प्लेसिंग योर फाउंडेशन लाइक दिस, ये फ्री बॉडी डायग्राम, फाउंडेशन कोई भी हो सकती है, उसको हम रिप्रेजेंट जनरली इससे करते हैं। तो इलास्टिक हाफ स्पेस का मतलब ये है कि आप इस पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं या लेफ्ट पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं या राइट पोर्शन में, ठीक है। और जो बिहेवियर है वो हम कहते हैं मिरर इमेज है। तो हम क्या करते हैं कि हम जनरली जब लोड सेल वो आइसोबार्स ड्रॉ करते हैं, आपको याद होगा आइसोबार्स आपने स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस में बनाए होंगे, तो हम ये एक साइड से बस कंप्यूट करते हैं, दूसरी साइड को मिरर इमेज कर देते हैं खुद ही। ठीक है जी। यानी जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली है ना, एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पर है। जो वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट की है वही लोड की वैल्यू इस लोड सेल के साथ यहाँ, तो ये कम कंटूरिंग हो जाती है कंप्लीट। इसे लेके आप इफेक्टिवली हाफ टाइम तो सेव वैसे ही कर रहे हैं। क्या ख्याल है? यस सर। फिर प्लस हाफ मेमोरी भी बचा रहे हैं आप अगर आप कंप्यूटर एडेड एनालिसिस कर रहे हैं। और जिनको थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है ना कंप्यूटर एडेड एनालिसिस की, तो उनको पता होगा कि डाटा जितना ज्यादा होता है, सिमुलेशन उतना ज्यादा टाइम लेती हैं, स्टोरेज में उतने ज्यादा मसाइल होते हैं, एनालिसिस में उतने ज्यादा मसाइल होते हैं। तो ये बोथ फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, आप इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का? हाँ जी, चलते हैं प्रॉब्लम 2 पर देख लेते हैं उसे। पिछली स्लाइड्स में, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ओके, अभी तो किया भी नहीं आपने प्रॉब्लम 2 यार। ये आगे प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 1 तो ओके है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी, सॉइल प्रोफाइल इज शोन इन फिगर। हाँ जी, कहाँ? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये भी सैचुरेटेड है। एक मिनट मैं जरा, एक मिनट, ये तो बल्कि है, ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, ये सैचुरेटेड है और ये भी सैचुरेटेड है बिकॉज दिस इज अप टू द वाटर टेबल। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? भाई ये सैचुरेटेड है, इसको आपने यूज करना है सबमर्ज्ड में, तो गामा सबमर्ज्ड डिक्लेस। हाँ तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है पहला पार्ट तो। नहीं देखें, बात ये है, नहीं नहीं, बात ये है कि जो भी बनते हैं आप उनको सॉल्व करें। मेरा ख्याल है कि जो एटलीस्ट थर्ड वन है उसको तो ओवर कंसोलिडेटेड बनना चाहिए।
क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो कम है काफी उसका मैग्नीट्यूड। मैंने किया नहीं है इसको सॉल्व, सो आई विल रिलाई ऑन यू। लेकिन आप हर किसी का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करें अकॉर्डिंगली। अच्छा 1 मिनट, 14 टाइम्स टू 28, 18 में से 10 निकाल दें, चलें 8 4 32, 28 बत्तर 50 सॉरी, और फिर 19 में से भी 10 निकाल दें तो 18, 68 हो गया, 68 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आपके पास सिग्मा डैश वी जो है वो पहले केस में सिग्मा डैश वी आपके पास आ गया 68 किलो पास्कल, ऐसे ही। बट जो आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जैसे सिखाया गया है ना, आपने वो अप्लाई करना है। हम यहाँ पर खुद से सैचुरेटेड नहीं कंसीडर कर सकते, सैचुरेटेड कोई चीज नहीं होती, सैचुरेटेड के इफेक्ट को नहीं लिया जाता, हमेशा इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करना होता है। तो आप जो भी आता है उसके मुताबिक सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। डोंट वरी अबाउट कि क्या होगा और कैसे होगा, इस चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अच्छा ये CS जो है ना, ये वो आपका बेसिकली CR है, ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ किया जाता है, रिकम्प्रेशन इंडेक्स है बेसिकली। हाँ जी, और किसी का कोई कंसर्न हो? सर ये जो पॉइजन रेशियो है इसका फिजिकली मतलब किस तरह हम इसे देख सकते हैं या क्या पॉइजन मतलब रेशियो, उधर पॉइजन रेशियो का मतलब सिंपल जो वर्ड्स में अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो वो ये है कि आप जब किसी मटेरियल को एक तरफ से कंप्रेस करते हो या इलोंगेट करते हो ना, तो वो असर उसका उसकी लेटरल डायरेक्शंस में भी पड़ता है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की मिसाल ले लें, उसको जब आप कंप्रेस करते हैं स्पेसिमेन को, तो वो थोड़ा सा बल्ज होता है, वो जब आप उसे कंप्रेस कर रहे होते हैं तो उसका जो साइडवेज डायमीटर है वो डिस्टर्ब होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कंप्रेस इट फ्रॉम वन डायरेक्शन। ये जो डेफॉर्मेशन, लेटरल डेफॉर्मेशन है, इसको लेटरल स्ट्रेन से क्वांटिफाई किया जाता है। तो हर मटेरियल जो लेटरली डिफॉर्म होता है उसका एक्सियल डेफॉर्मेशन के साथ जो रिलेशनशिप है उसको पॉइजन रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू नो व्हाट आई मीन? तो अगर मैं ये कहूं कि पॉइजन रेशियो इज गिवन बाय lateral strain divided by the axial strain, that's the formula, ठीक है। ओके सर। lateral strain divided by the axial strain, ये यानी जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बेसिकली shows the direction or lateral to the direction of application of load। ठीक है जी। यस सर। और किसी का भी कंसर्न? ये वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरा ख्याल एक्सप्लेन किया गया होगा आपको, आई एम नॉट श्योर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर इसमें ये जो सेटलमेंट में हम ई और पी के ग्राफ बना रहे हैं तो सर इसकी हम ज्यादातर स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा किया, तो ये साइल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये स्ट्रेट लाइन वेरी भी कर सकती है, मतलब कि कोई 2 डिग्री लाइन हो जाए हमारे पास, कर्व टाइप आ जाए, या स्ट्रेट ही रहेगी हमेशा? आप इस लाइन की बात कर रहे हैं? सर ये ई और पी के जो ग्राफ्स हैं, देखिए ये ई और पी का जो ग्राफ बनता है ना वो हमेशा एक कर्व होती है, हमेशा। लेकिन जब आप ई लॉग ऑफ पी का करते हैं ना तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। ओके सर। ये सॉइल्स बिहेवियर है, ये इसी तरह से कैप्चर होता है, इसी तरह से आता है। तो जब आप सिंपल ई और पी या स्ट्रेन और लोड के दरमियान, स्ट्रेन और प्रेशर के दरमियान अप्लाई करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, दैट इज ऑलवेज अ सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री लाइन, बट इट इज लीनियर व्हेन यू आर कंसीडरिंग a logarithmic, a semi-logarithmic plot.
सर इसमें ये जो हमने पीछे सेटलमेंट के केसेस में ग्राफ्स बनाए हैं सर, स्टार्ट में उसकी जो स्लोप है वो काफी लो होती है और उसके बाद वो ड्रास्टिकली बाद में जो है वो चेंज हो जाती है, मतलब यकदम ही। तो थर्ड सर वीडियो की बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो जो जिसमें हमने सेटलमेंट के केसेस पढ़े हैं उनमें सर जो ग्राफ हमने बनाए हुए हैं वो ओवर कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड वगैरह में सर यही जो सामने आ रहे हैं साथ में ये वाले। एक मिनट में क्विकली। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं? सर वो स्लाइड नंबर 19 से मेरे ख्याल में स्टार्ट हो रही है। ओके स्लाइड नंबर। अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे थे? आई एम सॉरी अगर आप रिपीट कर सकें। सर वो इसकी स्टार्ट में जो हमारा जो ई और पी का रिलेशन जा रहा है उसकी स्लोप काफी कम है और बाद में जाके वो यकदम ही उसकी मतलब स्लोप जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। इसकी सर क्या रीजन मतलब? हाँ इसकी रीजन यही तो मैं काफी देर से एक्सप्लेन कर रहा था कि ये वो पॉइंट है जहां तक सॉइल ऑलरेडी लोडेड हुआ करती थी या माजी में कभी लोड हुआ अप्लाई किया गया था, उस तक का जो बिहेवियर है ना वो सॉइल का काफी फर्म बिहेवियर होता है। इट डिफॉर्म्स वेरी वेरी स्मॉल विद वेरी स्मॉल अमाउंट। मैं थोड़ा सा इसको वजाहत करता हूँ इसकी यहाँ पर यूजिंग अ पेन। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोड अप्लाई करते हैं, देखिए लोड कितना अप्लाई कर दिया आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डेफॉर्मेशन देखिए कितनी हुई है, यहाँ से सिर्फ इतनी सी डेफॉर्मेशन हुई। गेटिंग इट सर? यस सर। ये इसलिए पहले हुई है ओवरलोडेड का कि इफेक्ट आ रहा होगा। हाँ ये पहले से जब ओवर कंसोलिडेट हो चुकी है सॉइल ना, पहले से अंडर ह्यूज लोड हुआ करती थी। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, आप उसके बाद फिर लोड को बढ़ाते हैं और यहाँ तक जाते हैं, देखिए उतना ही तकरीबन लोड आपने बढ़ाया या उससे भी कम बल्कि, ठीक है, लेकिन डेफॉर्मेशन देखिए कितनी ज्यादा हो। इसलिए जो ना ये इंपॉर्टेंट है बिहेवियर कंसोलिडेशन का, ओवर कंसोलिडेशन या अंडर कंसोलिडेशन या नॉर्मल कंसोलिडेशन का, कि जो नॉर्मल की रेंज है, ये जो रेंज है ये वाली रेंज नॉर्मल की रेंज है दिस वन। सॉइल एक दफा फिर नॉर्मली कंसोलिडेट होना शुरू हो जाती है बियॉन्ड दिस पॉइंट, लेकिन इससे पीछे पीछे जो डेफॉर्मेशन है वो क्या होती है, वो पहले से सॉइल ने उससे कहीं ज्यादा लोड झेला होता है। इसलिए सॉइल, इनको इंटेलिजेंट सॉइल्स कहा जाता है क्लेस को, कि दे रिमेंबर व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड इन देयर पास्ट, इन देयर हिस्ट्री। डज इट मेक सेंस? यस सर। और ये बेसिकली ग्राफ इस तरह से बना करता है, इस तरह से। तो जनरली ये यस सर। ये और ये स्लोप जो है ना वो सेम होते हैं, मोस्टली सेम होते हैं, वो सीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो रिकम्प्रेशन कर्व का ये देखिए, ये भी रिकम्प्रेशन है, ये भी रिकम्प्रेशन है, तो ये सी आर ये भी सेम होते हैं एक गिवन सॉइल के लिए, ठीक है। यस सर, ओके सर, थैंक यू। यूं समझ लें इसको ऐसे, और ऐसे। मैं इसको थोड़ा साफ करके एक दफा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से लगता है। इस तरह से, ठीक है नहीं? यस सर। और किसी का कोई कंसर्न हो? ऑल गुड? ठीक है जी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है मजीद तो लेट्स कॉल इट ऑफ। यार 40 लोग में से कोई जवाब नहीं देता, हैरत यस है। सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू।
चलिए, thank you so much for joining the class. We'll meet inshallah next time. Allah Hafiz.